बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 13 फरवरी है और जुमेरात का दिन है। नाज़रीन इकराम, सूरत हाल बड़ी तेजी से कोलैप्स की जानिब जाती हुई नजर आ रही है। हर एक पार्टी, जितने भी फरीक हैं इस पूरे मामले के अंदर, ये जो कुछ तमाशा इस वक्त हमारे मुल्क में लगा हुआ है, हर कोई अपना जोर लगा रहा है। और उस जोर लगाने में हर कोई अपना कैपिटल जाया कर रहा है। कोई अपना पॉलिटिकल कैपिटल जाया कर रहा है, कुछ अपना क्रेडिबिलिटी वाला कैपिटल जाया कर रहा है, कोई ट्रस्ट वाला कैपिटल जाया कर रहा है। लेकिन वाहिद इमरान खान है, वाहिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात है जिसके पॉलिटिकल कैपिटल में इजाफा होता चला जा रहा है। बाकी उसके मुखालिफ तमाम लोगों की चीजें खर्च हो रही हैं, यानी ट्रस्ट, यानी क्रेडिबिलिटी, जो कुछ सारा कुछ कमाया गया था वो इमरान खान के मुकाबले में खर्च होता चला जा रहा है, खर्च होता चला जा रहा है। और मैं आपको बड़े यकीन से बता रहा हूं, इस वक्त जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, जिस तरफ सूरत हाल जा रही है, ये लिख के रख लीजिए, अंगूठे लगवा लीजिए, स्टैम्प पेपर पे मेरे से लिखवा के रख लीजिए, आखिरी कह कहा इमरान खान का होगा। और वो वक्त बहुत जल्दी करीब आ रहा है। मिसाल लीजिए, मैं आज की कुछ खबरों से आपके सामने इस चीज को वादे करना चाहता हूं। आज मैंने 5 अहम तरीन खबरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें, इंतहाई अहम तरीन खबरें। सबसे पहली खबर, नाज़रीन किराम, एक ब्रिगेडियर साहब बोले हैं। ब्रिगेडियर साहब का फिल वक्त की सूरत हाल में पूरे निज़ाम को नंगा करना बहुत ही अहमियत का हामिल है। ब्रिगेडियर अशफाक हसन साहब ने मतलब लापा के इस पूरे निज़ाम की हाथ में पकड़ा दी है। इसके ऊपर सबसे पहले बात करें। नंबर 2, नाज़रीन किराम, एक तगड़े जज ने इस पूरे निज़ाम को नंगा कर दिया है। एक ब्रिगेडियर और एक जज। ब्रिगेडियर साहब की कहानी तो मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन मेरे ख्याल से जिस जज साहब की मैं बात कर रहा हूं, उस एक अकेले जज ने इस पूरे निजाम को तिगनी का नाच नचा दिया है। ये दूसरी हमारी खबर होगी, ये मैंने आपके सामने रखनी है। तीसरा, नाज़रीन किराम, इमरान खान ने हमाद अजहर के हवाले से कुछ गुफ्तगू की। समी इब्राहिम साहब ने उसको रिपोर्ट किया और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी। हमाद अजहर साहब के बारे में इमरान खान का कहना था कि मैंने तो नहीं उससे कहा कि भाई छुप के बैठो, आओ बाहर निकलो। समी इब्राहिम साहब ने इसको रिपोर्ट किया और उसके बाद उमर अयूब साहब आए और उन्होंने समी इब्राहिम साहब को रगड़ दिया और कहा कि ये नहीं है, आप चेक कर लीजिए इन्फॉर्मेशन और ये वो। तो इस सिलसिले में कुछ इन्वेस्टिगेट मैंने किया है, कुछ जराए से बात की है, तो मैं आपके सामने हकीकत रख देता हूं कि कौन ड्रामेबाजी कर रहा है और कौन असल में इमरान खान जो चाहता है वो आपके सामने रख रहा है। ठीक है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाला जाना और उसके बाद शेर अफजल मरवत का पहला रिस्पॉन्स। शेर अफजल मरवत को किस वजह से पार्टी से निकाला गया, इमरान खान ने पार्टी से निकालते वक्त क्या हुक्म दिया, ये यानी कि क्या लाइनें कहीं जिसके बाद फिर फौरी फौरी जो है ना वो नोटिफिकेशन जारी हुआ। इमरान खान साहब ने आते ही शेर अफजल मरवत के बारे में जब मुलाकात हुई तो क्यों पूछा, इमरान खान को किस बात का गुस्सा था, आखिरी क्या वजह बनी शेर अफजल मरवत को निकालने की, और शेर अफजल मरवत ने उसके बाद क्या रिस्पॉन्ड किया। ये नाज़रीन किराम हमारी अहम तरीन स्टोरी है। और नाज़रीन किराम, एक आखिरी खबर, अहम खबर, 5वीं खबर जो मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, वो जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में है। अभी भी जो सरफराज डोगर की डोगर अदालत है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई शक को शुबा नहीं है कि ये पूरी कोशिश होगी कि सरफराज डोगर को लगा दिया जाए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट, लेकिन इतना आसान नहीं है। हमारे कुछ दोस्त बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर हमारी तवज्जो मबजूल करवा रहे हैं। एक तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, दूसरा कल जो नोटिफिकेशन जारी हुए उसके अंदर सीनियर पीओ ने नहीं लिखा गया इनके साथ, तो मामला दिलचस्प हो गया है। ठीक है। तो ये 5 खबरें हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है, एक दरखास्त के साथ। मैं इनकी तफसील आपके सामने रख देता हूं, लेकिन एक दरखास्त के साथ। वो दरखास्त नाज़रीन किराम ये है कि इस वक्त आपको मालूम है कि किस तरह ये फायर वॉल और ये सारी चीज़ें और आवाज़ें खामोश करवाना और मुख्तलिफ तरीक़ेकार और बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, बहुत सारे मामलात किए जा रहे हैं। ऐसे में आप हमारी ताकत, आप हैं, अवाम है। अगर आपको लगता है कि हमारी डायरेक्शन दुरुस्त है, हम सही बात करें, तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे काफिले में शामिल होइए। अगर आपको लगता है, अगर आपको दुरुस्त मालूम होता है कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, बातें ठीक है, स्टांस ठीक है, अगर नहीं भी लगता तो आप क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स में बता भी सकते हैं। आई विल वेलकम यू क्रिटिसिज्म। तो जनाब, सबसे पहली खबर मैं ब्रिगेडियर साहब से शुरू करता हूं। 2 बंदों ने निजाम नंगा किया, एक ब्रिगेडियर साहब ने और हकीकी मानों में एक जज ने। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब की बात करते हैं। तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड अशफाक हसन साहब, आप इनको जानते हैं।
یہ اکثر بولتے رہتے ہیں لیکن اکثر ادارے کی لائن کو ٹو کرتے ہیں. لیکن قائد اعظم کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ باتیں کی وہ میرے خیال سے وہ اہم ترین ہے. بریگیڈیئر صاحب کیا کہہ رہے ہیں وہ سنیں. وہ کہتے ہیں جی کیا قائد اعظم کہتے ہیں جی قائد اعظم زندہ ہوتے تو یہ ہوتا وہ ہوتا فلاں ہوتا ڈھمکا ہوتا. اس بارے میں گفتگو چل رہی تھی تو بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن صاحب نے اس کے اوپر ذرا تفصیل بات کی. وہ کہتے ہیں کیا قائد اعظم انتخابات کو مینج کرنے کی اجازت دیتے؟ کیا قائد اعظم الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہونے کے بعد اسے کام جاری رکھنے کی اجازت دیتے؟ یہ جو پوائنٹس اٹھا رہے ہیں نا یہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اشفاق حسن صاحب، یہ بریگیڈیئر صاحب ہیں، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ان کے اٹھائے ہوئے پوائنٹس ایک ایک پوائنٹ کو نوٹ کیجئے گا، وہ ایک ایک کڑوا اور ننگا سچ ہے، کڑوا اور ننگا سچ ہے. وہ کہتے ہیں جی کیا قائد اعظم الیکشن کمشنر کی مدت ختم ہونے کے بعد اسے کام جاری رکھنے کی اجازت دیتے؟ کیا قائد اعظم سیاسی مخالفین کے خلاف 50 60 100 اور 150 مقدمات بنانے کی اجازت دیتے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کیا سب پارٹیاں اور ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے سنہری اصولوں پر عمل کر کے ملک کو بلندیوں پر لے جائیں گے؟ سب جھوٹ، کوئی بھی قائد اعظم کے اصولوں پر عمل نہیں کر رہا. کیا قائد اعظم کوٹ پیکنگ کی اجازت دیتے؟ کیا قائد اعظم کو جو ہے نا وہ اس بات کی تھوڑی سی بھی اگر ملک کی فکر ہوتی تو وہ اس طرح سے ججز کی لائنیں لگاتے، اپنے من پسند ججز کو بھرتی کرتے تاکہ من پسند فیصلے لے سکے؟ تو ناظرین کرام کچھ تو ہے نا، کچھ تو ہے ایسا، کبھی کچھ تو ہے اس ملک کے اندر جیسے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قائد کا ملک ہے. قائد تو کسی اور ملک کا، کسی اور قسم کا ملک چاہتے تھے. اگر آج قائد زندہ ہوتے تو یقین کیجئے اس نظام پہ بڑے شرمندہ ہوتے. اگر قائد زندہ ہوتے تو شرمندہ ہوتے. یقین کیجئے ہم نے قائد کو شرمندہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ نظام ننگ دھلنگ ہے. جو بریگیڈیئر اشفاق حسن صاحب باتیں کر رہے ہیں وہ بالکل درست باتیں ہیں. تو بریگیڈیئر اشفاق حسن صاحب اکیلے نہیں ہیں ناظرین کرام. چلو وہ تو بات کر رہے ہیں نا، کچھ لوگ عملی اس نظام کو ننگا کر رہے ہیں. ان میں ایک نام ہے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب. ناظرین کرام جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اس وقت سینئر ترین جج اور اصل معنوں میں حقدار ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے کے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چیف جسٹس ان کا نام بننا نا، اس کے اندر بھی آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور یہ سارے لوگ جو ہے وہ دودھ کے دلہے بن جائیں. ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ہم ان کے جو حق کی بات کرتے ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں، لیکن اس نظام کو بگاڑنے کے اندر بہت سارا کردار ان کا بھی ہے. پہلا وٹا انہی کی جانب سے مارا گیا تھا. یاد ہے جب جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے فیصلہ دیا تھا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب بھی وہ تھے جو جنہوں نے 2 اور 3 اور 4 کی رولا ڈالا تھا، نہیں 2 اور 3 کی بحث شروع کی تھی. پھر لاہور ہائی کورٹ کا جب چیف جسٹس بننا تھا تو عالیہ منیر صاحبہ کو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پورا ووٹ دیا تھا کہ ٹھیک ہے. وہ سینیورٹی کا اصول تب بدلا تھا، اب سینیورٹی کا اصول بدلا ہے، اب آگ گھر تک آ گئی ہے تو سب کو تکلیف ہو رہی ہے. میں جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ ہوں، میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو حق پہ کھڑا ہوا سمجھتا ہوں. میں جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہوں یا جسٹس منیب اختر صاحب ہوں، میں ان کی باتوں کو درست مانتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں منیب اختر کو چھوڑ کے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس گندے دھندے کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تو ساتھ دیا، چاہے تب دوستیاں نبھائی تھیں یا جو بھی کیا تھا اس گندے دھندے کے اندر، لیکن کچھ نہ کچھ ان کی بھی جو ہے نا وہ کنٹریبیوشن ہے، کچھ نہ کچھ انہوں نے بھی کیا. بہرحال اب ناظرین کرام خبر یہ ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی ایک اکیلے جج نے ننگ دھلنگ کر دیا ہر چیز، اور اسی لیے جو سرفراز ڈوگر کو لے کر آیا گیا نا وہ اسی لیے لے کر آیا. اور ابھی ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری ہوا، آخری بات بھی ختم ہوگی. 2 نوٹیفیکیشن رات جاری ہوئے ہیں نا، ایک سرفراز ڈوگر صاحب والا، یہ جو انہیں قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنایا گیا ہے، یہ بہت گندا نظام ہوا ہے، یہ بہت گند ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے دور اثرات مرتب ہوں گے. اور دوسرا شیر افضل کے بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے سرفراز ڈوگری میں. وہ تو جو کچھ ہے ناظرین کرام وہ تو ہوگا، وہ تو کورٹ میں معاملہ جائے گا، لیکن محسن اختر، اصل ڈر محسن اختر کیانی کا تھا اور ابھی بھی ڈر ہے. وہ اکیلا، وہ چیف جسٹس نہ بن کے بھی بھاری ہے. وہ اس طرح سے نظام کو ننگا کر رہا ہے کہ نظام کو اس کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے. اور اب اس کے خلاف کیا ہو رہا ہے میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دوں. سسٹم کے بھونپو جناب منیب فاروق صاحب نے اس بارے میں بتایا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی بھنور میں پھنس چکے ہیں، ان کے خلاف بہت سے لوگ آستینے چڑھا کر بیٹھے ہیں، ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں بہت ہی تگڑی کاروائی ہونی ہے. تو جسٹس محسن اختر کیانی مجھے بتائیے کہ لوگ کیوں آستینے چڑھا کے بیٹھے ہیں؟ کیا اس نے کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہے؟ کیا اس نے ملک کے لیے کوئی کام خراب کیا؟ وہ تو ملک کے لیے ٹھیک کام کر رہا ہے، وہ تو مسنگ پرسنز کی بات کرتا ہے، وہ تو انصاف کے لیے بات کرتا ہے. اور میں آپ کو یہ ڈراتے ہیں انہیں نوکری جانے کی اور جوڈیشل کمیشن کی کارروائیوں کی اور فلانی اور ڈھمکانی اور یہ اور وہ. ناظرین کرام جب ان ججز نے خط لکھا تھا تو ہمارے ذرائع تبھی بتاتے تھے ان ججز نے تمام تر چیزوں کے اوپر سوچ وچار کی تھی کہ یار آگے یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے. تو ان کو کیا آپ ڈرا رہے ہیں؟ وہ پہلے
पहले दिन से अपनी नौकरी स्टेक पे रखकर बैठे हैं। देखिए, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जरूरी नहीं है कि चीफ जस्टिस बने ही तो बहुत कुछ बड़ी तब्दीली लेके आएंगे। वो जो तब्दीली लेके आ सकते थे, वो कहते हैं कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था कि अपने हिस्से की शम्मा जलाए जाते, तो वो अपने हिस्से की शम्मा जला कर जा रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपना काम मुकम्मल कर दिया है, ठीक है। तो बाकी जो 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने अपना काम मुकम्मल, इंक्लूडिंग इरबाब मोहम्मद ताहिर, इंक्लूडिंग मैं कहता हूं मियां गुल हसन औरंगजेब, इन्होंने अपना काम मुकम्मल कर दिया है, ठीक है। 5 तो सबसे पहले ना, तो ये 2 भी मैं इनको भी शामिल करता हूं, ठीक है। तो जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने एक्सपोज कर दिया, नंग धलंग कर दी, सबके सामने बता दिया। और वो क्या ही करें, आपके ख्याल में वो क्या और कर सकते हैं? तो जो उन्होंने कर सकते थे उन्होंने बहुत शानदार किया है, बल्कि सब कुछ उन्होंने खोल कर जो है ना वो रख दिया। एक अकेला मोहसिन अख्तर कियानी सिस्टम के गले की हड्डी बन चुका है, और मैं आपको बता दूं कि ये नहीं निगला जाएगा, ये नहीं होगी चीज। और मैं आपको बता दूं असल में सिस्टम क्या है ना, मैं एक फिक्रे में आपको बताता हूं सिस्टम क्या है। शौकत बसरा साहब ने आज इस बारे में रिपोर्ट, एक ट्वीट किया है। शौकत बसरा साहब या बोले हैं इस बारे में। शौकत बसरा साहब की मैं बात आपके सामने कोट कर देता हूं, अभी आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में सिस्टम क्या है। शौकत बसरा साहब कहते हैं, मिलिट्री पार्लियामेंट, मिलिट्री कोर्ट्स और मिलिट्री मीडिया, यह है 2025 का पाकिस्तान। यह बात दुरुस्त है, 2025 का पाकिस्तान नाज़रीन किराम यही सब कुछ है जो शौकत बसरा कह रहे हैं। मिलिट्री कोर्ट्स, मिलिट्री मीडिया और मिलिट्री जो है ना वो पार्लियामेंट। अब जो है ना वो बड़ा गुस्सा आता है हमारे स्पीकर साहब को भी इन बातों के ऊपर, लेकिन जब अंदर नकाब पोश घुस गए थे, बत्तियां बंद करके मुर्गियों की तरह आपके मेम्बरान को पकड़ रहे थे, तब इन्हें गुस्सा नहीं आया। खैर, बात आगे निकल जाएगी, हम अगले मौजू की तरफ जाते हैं। इमरान खान की हमाद अजहर के बारे में गुफ्तगू और कॉन्ट्रोवर्सी, ये नाज़रीन किराम जरा सुन लीजिए, क्योंकि इस बारे में मुझे जरा कुछ जाती मालूमात पता है, तो मैं आपके सामने रख देता हूं। पता ये चला है कि इमरान खान साहब से कुछ मुलाकातें हुई और उसमें हमाद अजहर साहब की स्टेटमेंट दी गई, क्योंकि हमाद अजहर साहब ने समीना पाशा साहबा से प्रोग्राम करते हुए, और वैसे भी उन्होंने बताया कि मुझे तो खान ये कह रहा है कि बाहर नहीं निकलना है, मैं तो फिर भी बाहर निकलता हूँ। तो समी इब्राहिम साहब ने आज बताया कि खान साहब के सामने जब स्टेटमेंट रखी गई तो इमरान खान साहब ने गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो हमाद को कोई स्टेटमेंट नहीं दी इस तरह की कही कि भाई तुम अंदर रहो, बल्कि मैंने तो कहा है हमाद को बाहर निकले, लीड करे। वो तो इनफैक्ट उल्टा गुस्सा हो गए। तो समी इब्राहिम के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि मैंने सिर्फ 2 बंदों को छुपने का कहा है, 2 बंदों को, ठीक है। एक मियां असलम, एक मुराद सईद और दूसरा मियां असलम इकबाल, मैंने सिर्फ इनके हवाले से डायरेक्शन जारी किए और किसी का। इस बात के ऊपर हमाद अजहर साहब का जो पूरा ग्रुप है वो बड़ा सीख पा हो गया। हमाद अजहर साहब का ग्रुप आपको पता है ना जनाब, हमारे जो उमर अयूब साहब हैं ये भी उन्हीं के ग्रुप में से हैं, हाफिज फरद साहब हो गए और बहुत सारे लोग इनके ग्रुप में से। खैर, हुआ क्या, जरा ये इंपॉर्टेंट है, उसको सुनिए। उमर अयूब साहब ने एक तगड़ा तगड़ा ट्वीट डाल दिया, तो फिर हमने अपने जराए कुछ दौड़ाए और घोड़े शोड़े दौड़ाए और घोड़े खबर लेकर आए। वो ये बताते हैं कि जनाब इमरान खान ने एक्चुअली बात की, बल्कि मैं जरा आपको थोड़ा सा और करीब कर देता हूं। जराए जो बता रहे हैं वो तो बहुत आगे की बात बता रहे हैं। जराए ये बताते हैं कि ये इस बात की तस्दीक इमरान खान के खानदान के लोग, यानी कि इमरान खान की बहनें भी कर सकती हैं कि इमरान खान ने ये बात की। अब उमर अयूब साहब जो दिल कहते रहे, कहानी सुनाते रहे, वो अलग बात है। लेकिन अब देखिए, और फिर मैंने देखा कि कुछ लोग एक्टिव हो गए, मियां असलम इकबाल बोलूँ ये हो गया। यार देखिए, मियां असलम इकबाल कोई मेरे फूफे के बेटे नहीं है, लेकिन बात जो वो करनी चाहिए जो हक की बात हो। बात नाज़रीन किराम यह है कि मियां असलम इकबाल का छुपा होना या अंदर रहना, इमरान मान लेते हैं इमरान खान की हिदायत नहीं है, उनका तो मौक़िफ़ यह नहीं, इमरान खान ने 2 बंदों का नाम, आज समी इब्राहिम ने भी ये कहा, लेकिन मान लेते हैं मियां असलम इकबाल और जो मुराद सईद है या जुबैर नियाजी है, ये सब भी तो अंदर, हमाद के छुपे होने से क्या फ़र्क पड़ता? नहीं, बहुत फ़र्क है। ना मियां असलम इकबाल के पास कोई पोस्ट है तंजीमी, ना मुराद सईद के पास है, और मेरे ख्याल से जुबैर साहब ये भी इस वक्त कोई चीज़ नहीं चला रहे हैं। वो इंडिविजुअल हैसियत से जो है वो रूपोश है। हमाद अजहर साहब सदर पंजाब की होने की हैसियत से रूपोश है, तो बड़ा फ़र्क है। पंजाब से कोई तंजीम, कोई इस तरह की चीज़ें हो ही नहीं रही, कुछ चीज़ें लीड ही नहीं कर रही हैं, ठीक है। कुछ इस तरह का हो ही नहीं रहा है। अब तो आलिया हमजा को बनाया गया तो थोड़ा सा उधर प्रॉब्लम शुरू हो गई है, थोड़ी सी प्रेशर महसूस हुआ है, इसलिए मीडिया पे आके पेरेंट्स और ये वो और सारी चीज़ें और फलानी और ढिमकानी बहुत कुछ हो रहा है। वो कहते हैं सजा तो ना खबर तो खब्बा तो ना सजे नू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ हिसाब किताब इस तरह के चल रहे हैं और मामला थोड़े से अजीबो गरीब है। मेरे पास इस पे कहने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं इस वक्त रिजर्व रखूंगा, किसी और टाइम इसके ऊपर बात करेंगे। अब आ जाते हैं जनाब शेर अफजल मरवत को निकालने की बात। शेर अफजल मरवत को कैसे निकाला गया, ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जरा बताते हैं कि आज जब इमरान खान साहब आए कल, और उन्होंने आते ही शेर अफजल मरवत के बारे में उन्होंने कोई देख लिया होगा किसी जगह पे फुटेज, और ये उन्होंने कहा कि भाई शेर अफजल मरवत क्या कर रहा था जलसे के अंदर, ठीक है।
तो बताया जरा इस बारे में। तो बताया गया जी, शेर अफजल मरवत जब स्टेज पर आए तो पता है अली अमीर गंडापुर साहब कहने कि हम बुरे लोग हैं, हम बुरे वक्तों में काम आते हैं। तो इस पर इमरान खान ने को काफ़ी गुस्सा है और ने कहा हुआ था जरा थोड़ा साइडलाइन करना है, और शेर अफजल मरवत को भी चाहिए था कि थोड़ा सा जरा रूपोशी इख्तियार कर लेते, कुछ देर जरा पीछे हट जाते, बाद में सामने आ जाते, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान से मामला पहले भी सेटल हो गए थे, अब भी सेटल हो जाने थे। हमने बहुत जो है ना वो सपोर्ट किया लेकिन शेर अफजल मरवत साहब भी उड़ते तीर की तरह कभी इधर और कभी उधर जो है वो जाते नजर आ रहे थे। तो खैर इमरान खान ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा है कई बार, जब उन्हें रिपोर्ट दी गई तो उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कहा इसको निकालो पार्टी से। तो इमरान खान की हिदायत के फौरी बाद फिर वो ये काम हुआ और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अब इसके बाद शेर अफजल मरवत ने एक ट्वीट किया और उसको डिलीट कर दिया। वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुझे अपनी पार्टी के लोगों ने बार बार बदनाम किया, अगर मुझे निकाला गया तो मैं पार्टी से निकाले जाने के फैसले का खैर मकदम करूंगा। ये निकाले जाने से पहले एक ट्वीट किया जिसे डिलीट कर दिया उन्होंने। ठीक है, खैर मकदम करूंगा क्योंकि मैं रोजमर्रा की ट्रोलिंग से बीमार हो गया हूं। मैं पार्टी डिसिप्लिन की वजह से इन साजिशों को मुनासिब जवाब नहीं दे सका। अगर वफादारियों और कुर्बानियों का बदला इस भयानक तरीके से अदा किया गया तो कोई भी वफादार पीटीआई और खान साहब के लिए आगे आने की जरूरत नहीं करेगा। इन साजिशों ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया है क्योंकि उन्होंने खान साहब की अफवाहों पर कान लगाने की आदत का भरपूर फायदा उठाया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैंने खान साहब को नहीं छोड़ा, लेकिन अगर वो मुझे छोड़ गए तो मैं फिर भी इनके पास नहीं जाऊंगा। आज ही खत्म करें। मुझे इन साजिशों का खुलकर मुकाबला करना है जिसमें एक खातून साजिशी भी शामिल है। अब ये कौन खातून साजिशी है अब अल्लाह जाने। ठीक है, और यकीन रखिए कि मैं दिखाऊंगा कि आपने खान साहब और पार्टी के साथ क्या किया है। मेरे पास पाकिस्तानियों के लिए बहुत सी अनकही कहानियां हैं। मैं खान साहब की हमेशा इज्जत करूंगा और वो हमेशा मेरे लीडर रहेंगे। आप आप अब से आप अपनी पार्टी की डिसिप्लिन अपनी जेब में रखें। इसके बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और शेर अफजल मरवत ने जो ट्वीट किया वो ये था कि मैं इमरान खान मेरा लीडर था और है रहेगा, वो पब्लिक रहा और इसको डिलीट कर दिया गया। अब वो खातून साजिशी कौन है जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, आने वाले दिन काफ़ी दिलचस्प हो सकते हैं। देखते हैं शेर अफजल मरवत क्या कहते हैं और आगे से क्या जो। अभी भी मुझे लगता है शेर अफजल मरवत के लिए दरवाजे खुल सकते हैं, बस हमें थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। ये अब तक की खबरें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।